Hello everybody, welcome back. This is Ankit Jain. I'm your English trainer. Every day when I teach in my class, I have a new topic to teach and you have an opportunity to learn a new topic. Today again I'm back with a new topic and which is going to be very helpful in your spoken language or in your communication skills. The variety of sentences which I am going to teach you today, that is going to play a very big role in your language. So आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो इंग्लिश का एक बहुत ही इजी लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. कितनी बार इस वैरायटी के सेंटेंस बोलने में लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, तो आज इस क्लास में हम वही सीखने वाले. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और आगे आने वाले वीडियो के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं या अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए. इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा. जैसे मुझे इंग्लिश में अगर किसी को बताना है कि ये पेन है तो इंग्लिश में ये बात आपको इजीली बताते आती है कि इट इज अ पेन. लेकिन मुझे अगर ऐसा इंग्लिश में बोलना है कि सर टेबल पे पेन है, तब आप इंग्लिश में इट इज अ पेन ऑन द टेबल नहीं बोल सकते. जैसे ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, इसे टच पैनल भी बोलते हैं. अगर ये डिजिटल बोर्ड और मुझे बताना है तो ऐसा बोलूंगा दिस इज अ डिजिटल बोर्ड या इट इज अ डिजिटल बोर्ड. लेकिन किसी को ऐसा बोलना है कि सर मेरी क्लास में डिजिटल बोर्ड है, तब वो इट इज अ डिजिटल बोर्ड इन माय क्लास नहीं बोल सकता है. किसी को ऐसा बोलना है कि सर मेरे स्कूल में डिजिटल बोर्ड है, तो वो नहीं बोल सकता है कि इट इज अ डिजिटल बोर्ड इन माय स्कूल. तो फिर कैसे बोलेंगे? जैसे मुझे बताना है कि ये रिमोट है तो मैं बोलूंगा इट इज अ रिमोट. लेकिन मुझे किसी को बताना है कि टीवी के ऊपर रिमोट है, टेबल के ऊपर रिमोट है, तब आप इट इज अ रिमोट ऑन टेलीविजन या इट इज अ रिमोट ऑन टेबल नहीं बोल सकते हो. सुनिएगा कैसे बनाएंगे, वही आज इस क्लास में हम सीखने वाले. देखो यूजुअली हम इट इज या दिस इज से सेंटेंस तब बनाते हैं जब हमें किसी व्यक्ति को किसी थिंग्स का नाम बताना है या ये बताना है कि उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं या उसका क्या नाम है, तब हमारा सेंटेंस इट इज और दिस इज से बनता है. लेकिन जब इंग्लिश में हमें यह बताना है कि कहीं पे कोई थिंग्स है, अगर शायद किसी प्लेस के बारे में बात करें और वहां बताना है कि वहां पे क्या क्या है, या आपकी आंखों के सामने क्या क्या आपको उस समय दिखाई दे रहा है, आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उस समय उस प्लेस पे आपको दिखाई दे रही है, और अगर इंग्लिश में ये बताना है तो हमें बताते आना चाहिए. जैसे मुझे बताना है कि इंडिया में ताजमहल है, तो इट इज थोड़ी बोल सकते हैं. मुझे बताना है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो इट इज कुतुब मीनार थोड़ी बोल सकते. इट इज कुतुब मीनार आपके काम में आएगा जब आप कुतुब मीनार के सामने खड़े हो और किसी को बता रहे सर ये कुतुब मीनार है, तब काम में आएगा सर इट इज कुतुब मीनार. इट इज ताजमहल बोल पाएंगे आप जब आप ताजमहल के सामने खड़े होकर बोल रहे सर ये ताजमहल है, इसको ताजमहल बोलते हैं, तब आप बोल पाओगे कि इट इज ताजमहल. लेकिन मुझे बताना है कि दिल्ली में इंडिया गेट है और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है. मुझे बताना है कि इंडिया में अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तो इंडिया में रिजर्वेशन है. मुझे बताना है कि इंडिया में पॉपुलेशन प्रॉब्लम है. मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल कि सर इंडिया में क्राइम है. मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मंदसौर में पशुपतिनाथ टेम्पल है. तो इट इज वेरी सिंपल. जब इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पे अगर कोई भी थिंग्स है,
भले वो आपकी आंखों के सामने क्यों नहीं है। और उस समय अगर ये बता रहे हो कि सर यहां पे ऐसा है, या ऐसा कोई केस जब चीजें आपकी आंखों के सामने नहीं है लेकिन आपको पता है कि वहां ऐसा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब ऐसे सेंटेंस आपको बनाना होते हैं तब आपका पैटर्न इस तरीके से होता है। तब ऐसे सेंटेंस देयर से बनते हैं, इट इज से नहीं बनते। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पे कोई भी अगर थिंग से और किसी को बता रहे हो, तो देखो जो भी थिंग्स आप बता रहे हो वो नॉन एक्शन है। तो नॉन एक्शन के लिए ये 3 टाइम वर्ड है, एम इज आर, पता है आप लोगों को। अब समझना याद है, एम आई के साथ आता है, इज ही शी इट सिंगुलर के साथ आता है, और आर यू वी दे के साथ आता है। ये जो पैटर्न है जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां बोर्ड पे एक वर्ड लिखा, उस वर्ड का नाम है देयर। जब हम देयर से सेंटेंस बनाते हैं तो इस केस में हमें ध्यान रखना होता है, देयर के साथ सेंटेंस इज से भी बन सकते हैं और आर से भी बन सकते हैं, एम से तो नहीं बनेंगे। लेकिन दोनों सेंटेंस देयर इज भी बनता है और देयर आर भी बनता है। इस केस में जब आप टाइम वर्ड इज लगाते हैं तो देयर को देखकर नहीं लगाते, और टाइम वर्ड आर भी लगाते हैं तो देयर को देखकर नहीं लगाते। इस केस में इज और आर उसके पीछे आने वाली थिंग्स को देखकर लगाया जाता है। अगर आप पीछे कोई चीज बता रहे हो और अगर वो सिंगुलर है यानी वन है, तो आप इज लगाकर आपका सेंटेंस बनाएंगे, तब आप बोलेंगे देयर इज। ध्यान रखना, जैसे मुझे बताना है कि सर मेरे घर पे है ना इन्वर्टर है, तो आपने घर का जिक्र किया, तो ऐसा बोलेंगे देयर इज एन इन्वर्टर एट माय होम। यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि देयर प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लिश लैंग्वेज में देयर प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, और जब आप लोग देयर से सेंटेंस बनाते तो मैक्सिमम केसेस में वो प्लेस आता है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता। जब आप बताएंगे कि सर टेबल के ऊपर रिमोट है, तो आप ऐसा बोलेंगे देयर इज अ रिमोट ऑन द टेबल। इट इज और देयर इज में सिंपल सा डिफरेंस है। जब हम बोलते हैं कि इट इज अ पेन, तो हमारा पूरा फोकस पेन के ऊपर होता है, और हम बोलते हैं कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, तो इस केस में फॉर एग्जाम्पल फोकस टेबल के ऊपर है, बस ये बताया जा रहा है कि वहां पेन है, तो मेन केस इसमें टेबल है। तो ऐसा बोलेंगे कि सर पेन के टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ, तो देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। जैसे जरूरी नहीं है कि ओनली चीजें आपकी आंखों के सामने, या फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे ही, तो दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी है। जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस है, तो मैं ऐसा बोलूंगा देयर इज व्हाइट हाउस इन अमेरिका। मुझे अगर बोलना है कि सर आगरा में ताजमहल है, तो बोलेंगे देयर इज ताजमहल इन आगरा। मुझे अगर ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मेरे स्कूल में कंप्यूटर लैब है, तो बनेगा देयर इज अ कंप्यूटर लैब इन माय स्कूल। और मुझे अगर ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि मेरी क्लास में डिजिटल बोर्ड है, तो बनेगा देयर इज अ डिजिटल बोर्ड इन माय क्लास। एक सेंटेंस आप बनाइए सेंटेंस कि सर मुंबई में होटल ताज है। इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब समझना ध्यान से, जैसे अगर मेरे सामने भी कोई चीज है, जैसे किसी दीवार के ऊपर कोई लिजार्ड है यानी छिपकली, तो भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा सर देयर इज अ लिजार्ड, वहां पे लिजार्ड है। कहीं पे कोई डॉग बैठा हुआ है और मुझे बताना है कि सर वहां पे डॉग है, तो बनेगा देयर इज अ डॉग। मुझे बताना है वहां पे कॉकरोच है, तो बनेगा देयर इज अ कॉकरोच। अब समझना, इस केस में वो हियर और देयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि वहां है तो हियर बोले और यहां है तो देयर बोले, दोनों जगह देयर से ही बोलना है। आपके पास में है तो भी, क्योंकि इस केस में आपका फोकस प्लेस पे है, वो पास दूर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मंदसौर में शिवना रिवर है, तो मैं ऐसा ही बोलूंगा देयर इज शिवना रिवर इन मंदसौर।
नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल है, देयर इज पशुपतिनाथ टेम्पल इन नेपाल। उसके बाद मंदसौर में देयर इज पशुपतिनाथ टेम्पल इन मंदसौर। मुझे अगर बताना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो ऐसा बनेगा देयर इज एन एनुअल फंक्शन इन माय स्कूल। मुझे बताना है कि मेरे स्कूल में पीटीएम है, तो बनेगा देयर इज अ पीटीएम इन माय स्कूल। मुझे बताना है कि सर मेरे घर पे ऐसी है, देयर इज एन ऐसी एट माय होम। किसी को अगर ऐसा भी बोलना है कि सर मेरी फैमिली में शादी है, तो ऐसे ही बोलेंगे देयर इज अ मैरिज इन माय फैमिली। सर मेरी फैमिली में फंक्शन है, देयर इज अ फंक्शन इन माय फैमिली। सर मेरे घर पे फंक्शन है, देयर इज अ फंक्शन एट माय होम। सर मेरे कॉलेज में मीटिंग है, देयर इज अ मीटिंग इन माय कॉलेज। आया समझ में? थैंक यू। लेकिन यहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईज आप तब लगाएंगे जब कहीं पे कोई चीज जो आप बता रहे हैं वो ओनली वन है, अगर एक है। अगर कहीं पे कोई थिंग्स है और वो मोर देन वन है, तो इस केस में सेंटेंस दोनों वाले केस में भले वो वन है या मोर देन वन है, देर से ही बनता है। बट इस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कहीं पे कोई थिंग्स बता रहे हो और अगर वो इफ इट इज मोर देन वन, तो फिर देर इज की बजाय आप बोलेंगे देर आर। क्यों लगाते हैं आर? जब चीजें मोर देन वन होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसके साथ यू वाला, वी वाला और दे वाला रूल्स लगता है। यहां आर और ई से सेंटेंस इसलिए बना रहे कि जो चीजें हम बता रहे वो नॉन एक्शन है, और नॉन एक्शन जब बताया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में लाइफ में, तो एम इज आर से बताते हैं और पास्ट में वॉज एंड वर से बताते हैं। पिछला वीडियो देखिएगा 45 नंबर वाला, उसमें मैंने लाइफ और पास्ट में नॉन एक्शन के साथ एम इज आर बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो अगर एक से ज्यादा है तो बोलेंगे देर आर। जैसे सुनना, अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो मेरी क्लास में 30 चेयर्स हैं। अब मैंने 30 बोला है तो ये मोर देन वन है, तो ऐसा बोलेंगे देर आर 30 चेयर्स इन माई क्लास। लेकिन अगर मुझे बताना है कि यहां पे एक ही चेयर है तो बनेगा देयर इज अ चेयर। ध्यान रखना। जैसे मुझे बताना है कि मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है तो बोलेंगे देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ऐसा बनेगा। जैसे मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मेरे घर पे 2 एसी है तो देयर आर 2 एसीज एट माई होम। सर मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स है तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पे भी कुछ भी है, वो कंट्री में है, आपके घर पे है, ऑफिस में है, आपके सामने है, हमेशा देर से बताते हैं। बस ये ध्यान रखना कि एक है तो इज बोलेंगे और एक से ज्यादा है तो आर। एक कमेंट में एक और सेंटेंस ड्रॉप करिएगा, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है यह बताइए। जैसे मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स है तो मैं बोलता हूं देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। ये तो ओनली पॉजिटिव सेंटेंस बना है। नेगेटिव भी बनेगा, क्वेश्चन भी बनेगा, और क्वेश्चन वर्ड को यूज करके भी सेंटेंस बनेंगे। वीडियो के अंत तक बनिएगा तब पूरा समझ में आएगा। फिर मैं इनका पास्ट भी सिखाऊंगा। वैसे कुछ लोग अच्छा जानते हैं लैंग्वेज के बारे में तो वो बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेते हैं और खुद बनाने लग जाते हैं। अच्छी बात है। आपका एक ऐसा नेचर होना चाहिए कि अगर कोई चीज मैंने लाइफ में सीखी तो मुझे उसका पास्ट आना चाहिए, फ्यूचर भी आना चाहिए। अगर वो लाइफ में डू डज से बनाए तो पास्ट उसका डीड है और फ्यूचर उसका विल है। लेकिन अगर वो लाइफ में एम इज आर से बनाए तो उसका पास्ट वॉज एंड वर है, लेकिन फ्यूचर केवल विल नहीं है, विल के साथ कुछ और भी लगाना पड़ेगा।
क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि एमीज आर का फ्यूचर बना रहे, डू डस का फ्यूचर विल है, डू डस का पास्ट डीड है, एमीज आर का पास्ट वॉज एंड वर है। तो देखो डू डस का फ्यूचर विल है, एमीज आर का फ्यूचर विल नहीं है। विल फ्यूचर का जरूर टाइम वर्ड है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि हमें विल के साथ एक ऐसा वर्ड लगाना होता है जो एमिज आर जैसा होता है। वो किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। आप समझिए मेरी बात। अगर हमें पॉजिटिव बोलना है तो बनता है देयर इज और देयर आर। इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बोलना होता है तो यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देयर इज का नेगेटिव देयर इज नॉट से नहीं बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे अगर मुझे बताना है कि सर यहां, जैसे मुझे बताना है कि मेरी क्लास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, मुझे बताना है कि मेरे स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं है, मेरे घर पे एसी नहीं है, मेरी क्लास में माइक नहीं है, मेरी क्लास में कैमरा नहीं है, मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल कि मेरे स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है, मुझे बताना है कि मंदसौर में इंग्लिश का माहौल नहीं है, मुझे बताना है कि मंदसौर में एजुकेशन का स्कोप नहीं है, मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल कि अगर शायद देखा जाए तो मंदसौर में एयरपोर्ट नहीं है, मंदसौर में 3 स्टार होटल नहीं है, मेरे घर पे एसी नहीं है। तो बहुत सिंपल है, बनेगा तो देयर से THER। लेकिन यहां हमें देखना है, जब यहां हम सेंटेंस बनाते हैं देयर इज का नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव बनता है देयर इज नो। ध्यान रखना, देयर इज नो, नॉट से नहीं बनता है। इंग्लिश में नो और नॉट में डिफरेंस है। देखो नॉट का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है नहीं, और नो का मतलब क्या होता है? देखो नो का फुल फॉर्म बताता हूं मैं आपको। नो का फुल फॉर्म क्या होता है इंग्लिश में? तो ये होता है, सॉरी, नो वर्ड के अंदर 2 वर्ड छिपे हुए हैं। ये 2 वर्ड है जो नो के अंदर हिडन है। एक तो है नॉट और दूसरा है एनी। नॉट का मतलब होता है नहीं और एनी का मतलब होता है कोई। तो ये हुआ कोई नहीं। कोई नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कहीं आपने नो यूज कर लिया है तो नो के साथ कभी भी इंग्लिश में एनी नहीं लगा सकते। नॉट के साथ लगा सकते हो लेकिन नो के साथ नहीं लगा सकते हो, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि नो में ही एनी का सेंस है, क्योंकि नो इज इक्वल टू क्या है? नॉट और एनी। तो एक ग्रामेटिकल एरर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है कि नो के साथ वो एनी लगा देते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पे नो है तो एनी नहीं आ सकता है, क्योंकि नो में एनी का ही सेंस है। जैसे आप बोलते हैं नो बडी, तो उसका मतलब होता है नॉट एनी बडी। आप बोलते हैं नो वेयर, इसका मतलब होता है नॉट एनी वेयर। आप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल नथिंग, इसका मतलब होता है नॉट एनीथिंग। तो नो के अंदर एनी का सेंस होता है। जैसे इंग्लिश में आप एक सेंटेंस बोलते हैं आई हैव नो मनी, बोलते हैं ना। अभी ऐसे ये पैटर्न मैंने पढ़ाया नहीं बट आपने सुना होगा, आई हैव नो मनी, आई हैव नो आइडिया। तो देखो इस नो का मतलब क्या है? तो ये ऐसे बनता है आई डू नॉट हैव एनी, ऐसा बनता है। I have no idea, I do not have any idea. I have no siblings, I do not have any siblings. यानी मेरे साथ मेरे कोई भाई बहन नहीं। तो ऐसा मतलब होता है। चलो, तो हम क्या बोल रहे हैं? देयर इज का नेगेटिव बनेगा देयर इज नो, ऐसा बोलते हैं।
जैसे मुझे बताना है, फॉर एग्जाम्पल सीखिएगा कि सर मेरी क्लास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हम बोलेंगे देयर इज नो डिजिटल बोर्ड इन माय क्लास। मुझे बताना है कि मेरे स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है, तो देयर इज नो स्विमिंग पूल इन माय स्कूल। मुझे बताना है कि मंदसौर में फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो देयर इज नो फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इन मंदसौर। किसी को बोलना है कि सर मेरे कॉलेज में कंप्यूटर लैब नहीं है, देयर इज नो कंप्यूटर लैब इन माय कॉलेज। मुझे बताना है कि मंदसौर में इंग्लिश का माहौल नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फियर ऑफ इंग्लिश इन मंदसौर। मेरे घर पे इंग्लिश का एटमॉस्फियर नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फियर ऑफ इंग्लिश एट माय होम। मंदसौर में 3 स्टार होटल नहीं है, देयर इज नो 3 स्टार होटल इन मंदसौर। मंदसौर में एयरपोर्ट नहीं है, देयर इज नो एयरपोर्ट इन मंदसौर। अगर मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल कि सर यहां लाइट नहीं है, मतलब देयर इज नो पावर, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा बोलते। ये तो पॉजिटिव हो गया और ये हो गया नेगेटिव। क्वेश्चन बनाते भी तो आना चाहिए। कितनी बार हमें पूछना भी पड़ता है। जैसे सपोज मान लेते किसी दिन सब मेरी कॉलोनी में, मेरे एरिया में लाइट चली गई, पावर कट हो गया, सबकी लाइट बंद है, लेकिन मेरे घर पे या मेरे ऑफिस की लाइट ऑन है। इसको देखकर किसी ने पूछ लिया कि जब सबकी बंद है तो सर की कैसे चल रही है, तो उन्होंने पूछ लिया कि सर आपके यहां पे इन्वर्टर है क्या। अगर मेरे यहां पे इन्वर्टर है तो मैं बता रहा हूं देयर इज से, बताने का जो तरीका है तो पूछने का भी वही बनेगा। मुझे अगर बताना है कि मेरी क्लास में डिजिटल बोर्ड है, तो मैं ऐसे बता रहा हूं देयर इज अ डिजिटल बोर्ड इन माय क्लास। तो ये बात आपको पूछते भी तो आना चाहिए। एक चीज की गांठ मान लीजिए कि जो बताते आता है वो पूछते आना चाहिए। मतलब मुझे अगर ये बताते आता है कि मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, तो मुझे आपसे पूछते भी आना चाहिए कि आप पीते हो, डू यू टेक टी। मुझे अगर ये बताते आ गया है कि आई एम टेकिंग टी, तो मुझे ये चीज आपसे पूछते भी आना चाहिए। और मुझे ये चीज थर्ड पर्सन से पूछते भी आना चाहिए, और थर्ड पर्सन के बारे में बताते भी। क्या स्पीकर नहीं बनोगे आप, ऑटोमेटिकली बन जाओगे व्हेन यू फॉलो दिस टेक्निक। जब मुझे बात इंग्लिश में किसी को बताते आ गई है कि आई हैव टेकन लंच, तो मुझे पूछते भी आना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन में आंसर होता है या एक पॉजिटिव सेंटेंस से क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। टाइम वर्ड पकड़ो और बनाओ, कोई मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जो टाइम वर्ड आई के साथ होता है, 98% केस में यू के साथ भी वही होता है, खाली 2 जगह नहीं होता है, और वो प्रोग्रेस है। लाइफ में प्रोग्रेस में आई एम बोलते हैं और यू के साथ आर बन जाता है, और पास्ट में प्रोग्रेस में आई वॉज बोलते हैं और यू के साथ वर बन जाता है। जैसे मुझे बताना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, और ये बात मुझे आपसे पूछना है, तो आप मेरे लिए अगर यू है तो आर यू टीचिंग बनेगा। तो यहां चेंज है। बट मुझे प्रोग्रेस पास्ट में बताना है कि मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, और मुझे आपसे पूछना है कि आप पढ़ा रहे थे क्या, तो वर यू टीचिंग बन। बाकी सब जगह सेम है। फ्यूचर में मैंने बोला आई विल टेक टी, मुझे आपसे पूछना है विल यू टेक टी। मैंने बोला आई हैव टेकन डिनर, मुझे आपसे पूछना है हैव यू टेकन डिनर। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें समझने की है। अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन टाइम वर्ड से बनता है। तो क्या टाइम वर्ड है? इज। तो सबसे पहले इज रख देना आगे, फिर क्या है देयर, तो देयर लगा देना, तो ऐसे बन जाएगा इज देयर। जैसे आपको पूछना है कि सर आपकी क्लास में डिजिटल बोर्ड है क्या, तो इज देयर डिजिटल बोर्ड इन योर क्लास। सर आपके घर पे एसी है क्या, इज देयर एसी एट योर होम। सॉरी। तो ऐसे बनाते हैं। आपको पूछना है कि सर मंदसौर में 3 स्टार होटल है क्या, इज देयर अ 3 स्टार होटल इन मंदसौर। सर मंदसौर में क्रिकेट स्टेडियम है, इज देयर अ क्रिकेट स्टेडियम इन मंदसौर। किसी व्यक्ति के घर के बाहर कोई टेंट लगा हुआ था, वो देखकर मैंने पूछ लिया कि भैया कोई फंक्शन है क्या यहाँ पे, इज देयर एनी फंक्शन। जब आपको बोलना है कि कोई, तो फिर आपको क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा एनी।
कि यहाँ कोई फंक्शन है क्या, इज देयर एनी फंक्शन, यहाँ कोई मीटिंग है क्या, इज देयर एनी मीटिंग। जैसे कितनी बार हमें ऐसा पूछना पड़ता है, सपोज आप कहीं नई जगह गए, अब हो सकता है आपको चाय पीने का मन कर रहा है, यानी आपको चाय पीना, यू वांट टू टेक टी, बट यू आर न्यू टू दैट प्लेस, आप उस जगह नए हैं। अगर आप कहीं भी नए हैं ना, तो हम ऐसा बोलते हैं आई एम न्यू टू दिस प्लेस। जैसे मुझे बताना कि सर मैं मंदसौर में नया नया हूं, तो ऐसा बोलेंगे आई एम न्यू टू मंदसौर। मैं जयपुर गया हूं और अगर ऐसा बोलता हूं कि मैं इस शहर में नया हूं, तो आई एम न्यू टू जयपुर या आई एम न्यू टू दिस सिटी, ऐसे बोलते हैं। तो किसी ने पूछा कि सर आसपास में कोई चाय का ठेला है? चाय के ठेले को इंग्लिश में बोलते हैं टी स्टॉल। तो ऐसा बनेगा इज देयर एनी टी स्टॉल। और आपने बोला कि आसपास में, अगर ऐसा बोलना है तो फिर ऐसा बोलना नियर हियर। नियर हियर का मतलब होता है आसपास या आजू बाजू। तो ऐसा बनेगा इज देयर एनी टी स्टॉल नियर हियर। सर आसपास में कोई मोबाइल स्टोर है, इज देयर एनी मोबाइल स्टोर नियर हियर। सर आसपास में कोई स्टेशनरी है क्या, इज देयर एनी स्टेशनरी शॉप नियर हियर। सर आसपास में कोई रेस्टोरेंट है, इज देयर एनी रेस्टोरेंट नियर है। यहाँ क्वेश्चन में आ रहा है कोई, इसलिए एनी लगा रहे, अदरवाइज नहीं। कितनी बार हमें चीजों की लोकेशन बताना होती है, बताना होता है कि वो कहाँ है, तो भी हम देयर इज से बताते हैं। जैसे मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के पास में भावसा नमकीन करके एक दुकान है, और उसके सामने अगर शायद देखा जाए तो चाय का ठेला है। तो अगर मुझे ऐसा बताना है कि सर भावसा नमकीन के सामने चाय का ठेला है, तो मैं ऐसा बोलूंगा देयर इज अ टी स्टॉल इन फ्रंट ऑफ भावसा नमकीन। आई बात समझ में? जिसे मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, कि सर गांधी चौराहे पे, मंदसौर में एक प्लेस है उसका नाम है गांधी चौराहा। मुझे बताना है कि सर गांधी चौराहे पे फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है जिसका नाम एमडीएस मार्ट है। अब मुझे बताना है कि गांधी चौराहे पे एमडीएस मार्ट करके शॉप है, तो ऐसा बोलेंगे देयर इज अ एमडीएस मार्ट एट गांधी चौराहा। मुझे बताना है कि कालाखेत, मंदसौर में एक प्लेस, उसका नाम, एरिया है कालाखेत, वहां पे एक सैलून है उसका नाम है रॉक स्टार। देखो मैं इतने लोगों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं फ्री में, पैसा लेना पड़ेगा इन सब से। तो मैंने बोला कि कालाखेत में रॉक स्टार सैलून है, तो बनेगा देयर इज अ रॉक स्टार सैलून एट कालाखेत। तो ऐसे चीजें बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर ये बताना है कि सर मेरी कॉलोनी में ग्राउंड है, तो देयर इज अ ग्राउंड इन माय कॉलोनी, ऐसा बन जाएगा। सर मेरी कॉलोनी में गार्डन है, देयर इज अ गार्डन इन माय कॉलोनी। आपको पूछना है कि सर क्या आपकी कॉलोनी में गार्डन है, इज देयर गार्डन इन योर कॉलोनी। क्वेश्चन का जवाब हाँ में दे रहे तो यस लगाएंगे, और ना में दे रहे तो नो लगा देंगे, ये बन जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? बनाना कहीं पे भी पूछना है कि ऐसा है क्या। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इफ द थिंग्स आर मोर देन वन, चीजें अगर एक से ज्यादा है, तो हम बोलते हैं देयर आर। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम प्लूरल फॉर्म को लेकर ही बनाते, तो फिर वहां इज देयर से नहीं, आर देयर से बनेगा। जैसे एक वर्ड है सीसीटीवी कैमरा, तो यूजुअली सीसीटीवी कैमरा एक भी हो सकता है, बट आदत पड़ी हुई है कि सर क्या आपके घर में सीसीटीवी कैमरे हैं। अब यहां ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे रटे कि सर ये तो क्लियर नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड। अगर आप कैमरा बोल रहे तो इज देयर बोल देंगे, लेकिन अगर आप कैमरे को कैमरास बोल रहे तो आर देयर बोलेंगे। और यूजुअली एक कैमरा लोग बहुत कम लगाते हैं। तो देखो अगर मुझे ऐसा बताना पड़ रहा है कि सर मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे हैं, तो देयर आर सीसीटीवी कैमरास एट माय होम, तो क्वेश्चन आर से बनाना। तो ऐसे बोलना कि आर देयर सीसीटीवी कैमरास। जैसे मैं किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जाने वाला था, उससे पहले मैंने
किसी को ऐसा पूछा कि क्या क्लास में स्टूडेंट्स हैं। अब मेरी कोई क्लास है तो उसमें एक स्टूडेंट तो आता नहीं, हर क्लास में ज्यादा ही बच्चे हैं, तो स्टूडेंट्स है, तो मुझे पूछना है कि क्लास में स्टूडेंट्स है क्या। तो ऐसा बोलेंगे आर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऐसा ही पूछेंगे। जैसे आपको अगर पूछना है कि सर मंदसौर में सीबीएसई स्कूल है क्या, तो देखो अगर आप स्कूल बोलोगे तो हो सकता है एक है तो इज देयर से भी बन जाएगा, लेकिन आप अगर स्कूल्स बोल रहे तो फिर आर देयर से बनो कि आर देयर सीबीएसई स्कूल्स इन मंदसौर, आर देयर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन मंदसौर, आर देयर एमपी बोर्ड स्कूल्स इन मंदसौर। आया समझ में? मुझे अगर बोलना है कि सर वहां पे चेयर है क्या, तो चेयर बोला तो एक ही तो इज देयर अ चेयर, लेकिन अगर मैंने बोला कि क्या वहां पे चेयर्स हैं तो आर देयर चेयर्स। मुझे बोलना है कि वहां टेबल है क्या, तो बनेगा इज देयर अ टेबल, लेकिन अगर मुझे बोलना है कि वहां पे टेबल्स है क्या, तो बनेगा आर देयर टेबल्स। आई बात समझ में? मुझे बोलना है कि वहां टीचर्स है क्या, तो बनेगा आर देयर टीचर्स। क्या वहां पे फ्लुएंट टीचर्स है, आर देयर फ्लुएंट टीचर्स, ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रही? पॉजिटिव जवाब देंगे तो बनेगा यस देयर आर, नेगेटिव देयर आर नो। देखो वैसे अगर कहीं पे कोई चीज नहीं तो देयर इज नो से भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां अगर आप प्लूरल फॉर्म में वर्ड को रख रहे हो, देखो इस केस में ये एक ऐसा केस है जहां पीछे आने वाले वर्ड को सब्जेक्ट माना गया है, पर्सन, उसके हिसाब से डिसाइड हुआ है। जैसे आपने बोला कि आर देयर स्टूडेंट्स, तो मैंने बोला यस देयर आर स्टूडेंट्स, नो देयर आर नो स्टूडेंट्स। जैसे मुझे बताना है कि वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो देयर आर नो सीसीटीवी कैमरास। कैसे बोलोगे? देयर आर नो सीसीटीवी कैमरास, कि वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो आपको ऐसे बोलना है। अब यहां पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड के साथ भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मुझे किसी से ऐसा पूछना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो देखो कितने मेंबर्स को आप क्या बोलोगे? कितने मेंबर्स को आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मैनी। मैनी आया है तो मेंबर्स बनेगा, ठीक है। अब देखो आपने बोला है हाउ मेनी मेंबर्स, क्या बोला है? मेंबर्स, तो इज मत लगाना है, क्या लगाना? आर। यहां से डिसाइड होगा आपका, ओके। देखो मेनी हमेशा प्लूरल फॉर्म कंटेन करता है किसी भी वर्ड का। मेनी कब आता है? तो काउंटेबल चीजों की क्वांटिटी पूछने के लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, कि सर आपके परिवार में कितने मेंबर है, ऐसे पूछना पड़ेगा। इस क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि यहां क्या लिखा है? मेंबर्स। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, ऐसा बनेगा कि सर आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्टूडेंट है, मतलब कोई बच्चा है, मुझे उससे पूछना है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। सर मंदसौर में कितने स्कूल्स हैं? हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन मंदसौर। मंदसौर में कितने इंस्टीट्यूट्स हैं? हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स आर देयर इन मंदसौर। सर मंदसौर में कितने कॉलेजेस हैं? हाउ मेनी कॉलेजेस आर देयर इन मंदसौर। ये वाला सेंटेंस फिक्स है। अगर आपने हाउ मेनी लगाया, लाइफ में पूछना है
तो आर देयर से ही बनेगा, मेनी वाला कभी भी इससे बन ही नहीं पाएगा। हाउ मच से अगर बनाओगे तो इज बन सकता है कि सर वहां पे कितना पोल्यूशन है, हाउ मच पोल्यूशन इज देयर, क्योंकि पोल्यूशन तो अनकाउंटेबल है। तो हाउ मच लगाएंगे, सर वहां कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज देयर, ये आर से नहीं बनेगा क्योंकि हाउ मच बोला है, वाटर अनकाउंटेबल है, तो ऐसा बनेगा हाउ मच वाटर इज देयर। आई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन वर्ड को यूज करके हम चीजें पूछते कम है और बताते ज्यादा है। जैसे मुझे ये बताना सर वहां पे कितना पानी है यार, ये पूछ नहीं रहा, मैं बताऊं सर कितना पानी है वहां पे, तो ऐसा बनेगा हाउ मच वाटर देयर इज, ऐसा बोलना पड़ेगा। सर वो कितना सुंदर है, हाउ हैंडसम ही इज, सर वो कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। ये मैं बता रहा हूं, ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, ये उसकी मैं तारीफ कर रहा हूं। तो कितनी बार जब हम किसी चीज की तारीफ करते हैं तो हाउ के साथ वर्ड लगाकर पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे किसी को उसके मुंह पे ही बोलना है कि यार तू कितना खड़ूस है भाई, हाउ रूट यू आर। किसी को बोलना है कि सर आप कितने टैलेंटेड हो, ये पूछ थोड़ी रहे, कैसे पूछे क्यों कितना टैलेंटेड है, 250 ग्राम 300 ग्राम नहीं, ये बता रहे। ऐसा तब बता रहे हो जब आपने उसको ऑब्जर्व किया कि व्यक्ति बहुत टैलेंटेड, तो आपको उसको बता यार तू कितना टैलेंटेड है भाई, हाउ टैलेंटेड यू आर। आप होटल रेस्टोरेंट या कहीं बैठे हो, आपने कोई सब्जी टेस्ट किया और बहुत स्पाइसी है, तब आपको बताना पड़ेगा कितनी तीखी है, तो बनेगा हाउ स्पाइसी इट इज। कितनी ठंड है आज यार, हाउ कोल्ड इट इज। ये पूछ नहीं रहे, ये हम बता रहे। तो जब बता रहे हो ना तो हाउ के साथ वर्ड लगाना, लेकिन फिर टाइम वर्ड पहले मत लगाना, क्वेश्चन मत बनाना, पॉजिटिव बनाना। तो टाइम वर्ड को नाम के बाद लगाना। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूं फॉर एग्जाम्पल कि मैं कितना टैलेंटेड हूं, हाउ टैलेंटेड आई एम। हाउ टैलेंटेड एम आई बोला तो क्वेश्चन हो जाएगा, मैं बता रहा हूं वैसे मैं हूं नहीं, सेंटेंस बना रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं इस दुनिया में, अभी तो मैं किसी लेवल पे भी नहीं हूं, मैं कहीं स्टैंड नहीं करता हूं, मुझसे आगे मेरी ही फील्ड में हजारों लोग हैं, मेरी ही फील्ड में जो मुझसे बहुत आगे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें होना भी नहीं चाहिए, इतना ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए जितना आजकल की जनरेशन में देखा गया है। सच बता रहा हूं मैं आपको, आजकल रियली मैं सच बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आजकल ऐसा मैं नोटिस करता हूं कितनी बार कि लोगों को बहुत जेलसी होती है एक दूसरे से। दूर के लोगों की प्रोग्रेस से हम खुश होते हैं, पर अपने पास में जो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं उनसे हम यूजुअली हैप्पी नहीं होते। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज टोटली अनफेयर, नहीं होना चाहिए। क्या फर्क पड़ गया, इट्स ओके, बी सिंपल। बट नहीं अभी जैसे मॉडर्न जमाना बोल रहे हैं, मॉडर्न तो कुछ नहीं, ऐसी कौन सी मॉडर्न सोच होगी लोगों की, नहीं नहीं नहीं, ठीक है बोल रहे हैं कि सर मॉडर्न जमाना है, बट काय का मॉडर्न है। हमारे यहाँ पे लोग मॉडर्न किन चीजों को बोलते हैं, जिससे मैं इस चीज के ऊपर कोई कमेंट तो नहीं करना चाहता, मैंने पहले भी बोला होगा कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर के नाम पे कपड़े अडॉप्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न लोगों का जो कल्चर है और जो कपड़े हैं वो उनकी सोच के अकॉर्डिंग है। आई बात समझ में? जैसी सोच है ऐसा उनकी बॉडी के ऊपर क्लॉथ्स है, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर हम ओनली वेस्टर्न कल्चर के नाम पे अगर कपड़े अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारी सोच तो वैसी हुई नहीं, हो रही है, बिग सिटीज में है, स्मॉल में भी है। किसी व्यक्ति की सोच पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कपड़े स्टैंडर्ड नहीं है।
कपड़ा आपकी बेसिक नीड है, आपकी प्रेजेंस बताता है कहीं पे, ठीक है, बट फिर भी एक समय के बाद आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, अपने टैलेंट, अपनी वर्क एबिलिटी, अपने एथिक्स, वर्क एथिक्स, अपनी वैल्यूज के साथ ही आगे बढ़ पाएंगे। ये बेसिक चीज है, बट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, सच है, 101%। तो आपको ऐसे बोलना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो जवाब बनेगा देयर आर। ये ध्यान रखना। कोई भी टॉपिक में, अगर कोई भी टॉपिक या कोई वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो वो चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कुछ भी शेयर नहीं करें फॉर एग्जाम्पल, तो कमेंट तो जरूर करें, एटलीस्ट कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता तो लगे कि हाँ कैसा क्या चल रहा है, आप कैसा सीख रहे हैं, एटलीस्ट ये पता लगे। फॉर एग्जाम्पल सच बता रहा हूं, देखो ये दुनिया का सिस्टम है, मैं आपको बताता हूं, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। आप जब लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई चीज बड़ी होना चाहिए तो उसका नाम है आपकी सोच, आपका मन। जब तक आपकी सोच और आपका मन, यानी आप मन से अगर बड़े नहीं हो पाते, मन से बड़े होने का मतलब क्या है, हर बात को माइंड नहीं करना। मतलब आपको जब बड़ा बनना होता है तो मैक्सिमम केसेस में मैक्सिमम चीजें आपको इग्नोर करना पड़ती है, क्योंकि लोग आपकी सोच पे हंस भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, काम के ऊपर कर सकते हैं, आपकी फैमिली के ऊपर कर सकते हैं, बट यू हैव टू इग्नोर ऑल दिस थिंग्स। ये सब इग्नोर करना पड़ता है, देन यू कैन गो फार इन योर लाइफ। जितने भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सोच दे बिकेम, सच है, 101%। बड़ा बनना, बहुत लंबी तरक्की करना, देखो बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे पैसा बाय डिफॉल्ट भी है इंडिया में, पुश्तैनी नहीं है, ये है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बट जिनके पास नहीं है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ बहुत चैलेंज होता है। देयर आर मेनी चैलेंजेस इन देयर लाइफ। तो मैं रियली बताता हूं, जैसे लोग बोलते हैं कितनी बार सर स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए, तो स्ट्रॉन्ग बनने का एक ही तरीका है, जिम नहीं। अगर आप मन से मजबूत बनना चाहते हैं, सोच से मजबूत बनना चाहते हैं, तो उसका एक छोटा सा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चीजों को फेस करना सीखें, चीजों का सामना करना सीखें। अगर आप किसी चीज का, वंस यू स्टार्ट फेसिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, तब आपके अंदर धीरे धीरे करेज बिल्ड होना शुरू होता है, तब आपके अंदर एबिलिटी उस काम को करने की, उस चीज को फेस करने की डेवलप होती, देन यू बिकम स्ट्रॉन्ग। बाय डिफॉल्ट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ध्यान रखना। अनलेस एंड अनटिल यू फेस द सिचुएशन, फेस द प्रॉब्लम, फेस द थिंग्स, यू कैन नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग, नहीं बन सकते। विदाउट फेसिंग यू कैन नॉट, ये बात ध्यान रखना, ये सिस्टम है दुनिया का। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि एक आदमी को मन से बहुत मजबूत होना चाहिए, और मन से आप मजबूत तभी बनते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं अपनी लाइफ में जो मन से बहुत कमजोर हैं, हमेशा उनके पास नेगेटिव बातें ही, उनको ऐसा लगता है कि हमारी ही लाइफ सबसे ज्यादा खराब है, हमारी लाइफ में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात बताता हूं, लाइफ है तो प्रॉब्लम है ही है, कोई अछूता नहीं है, भले वो इंडिया का सबसे पैसे वाला आदमी भी क्यों नहीं है। बस ये एक आर्ट है कि वो व्यक्ति सभी को बता नहीं रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा जो सबको बता रहा है, दैट्स इट। आप किसी व्यक्ति को अपनी ज्यादा से ज्यादा भी अगर प्रॉब्लम बार बार शेयर करते हैं, तो आप उन प्रॉब्लम के साथ ही घिरे हुए रहते,
और जब आप उन्हें भूलने का प्रयास करते, व्हेन यू ट्राई टू फॉरगेट, तब आपके पास आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आती है। क्योंकि कोई 10, 20, 25 साल व्यक्ति का खराब समय नहीं होता है। वी हैव टू स्टार्ट फेसिंग थिंग्स, वी हैव टू स्टार्ट फेसिंग चैलेंजेस, देन द थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग इजियर। ऐसा होता है, ये चीज ध्यान रखो। सॉरी अगर आपका टाइम मैंने कंज्यूम किया हो तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कैसे क्वेश्चन बनाया समझ में आया? आप ऐसे बनाइएगा। अब इसको पास्ट में भी यूज करेंगे हम। जैसे एमिजार का पास्ट वॉज इन वर होता है तो देर इज का देर वॉज हो जाएगा, देर आर का देर वर हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पे वीडियो बना लूंगा। अगर आज कवर करूंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, इट विल बी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। इसे आप और भी इस पैटर्न को और भी टाइम वर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर, देयर विल, देयर शुड, देयर कैन, ये सब। अब मैंने अभी तक एक्चुअली शुड नहीं पढ़ाया, कैन नहीं पढ़ाया, तो इस पे बात नहीं करूंगा। मैं आने वाली क्लासेस इनके ऊपर लेता जाऊंगा, सब बनाऊंगा। कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी सारी। बट धीरे 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 धीरे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, और जो मेरे साथ सीखना चाहते हैं उनको भी देयर शुड बी नो हरी, उनको भी कोई जल्दी नहीं होना चाहिए। आज क्या करें, इसके प्रैक्टिस कैसे करें मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग करिए अपने घर से, देखिए कि आपके घर पे क्या क्या है। तो देयर इज और देयर आर से चीजें बनाइए कि आपके घर पे क्या क्या है। फिर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो देखिए आपके स्कूल में क्या क्या है। अगर कोई चीज सिंगुलर फॉर्म में तो देयर इज से बना, और प्लूरल फॉर्म में तो देयर आर से बना। फिर आप जहां रहते हैं वहां देखिए कि वहां आसपास में क्या क्या है, जिस टाउन, जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे क्या क्या है, जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट में क्या क्या, और जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री में क्या क्या है। बनाइए, जो चीज आपको दिखे तो बन जाएगा। आया समझ में? सो लेट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।